साथियों, जब शिक्षा का विकास होता है तो अर्थव्यवस्था और संस्कृति की जड़ें भी मजबूत होती हैं। हम डेवलप कंट्रीज को देखें तो ये पाएंगे वो इकोनॉमिक और कल्चरल लीडर तब बने जब वो एजुकेशनल लीडर्स हुए। आज दुनिया भर के स्टूडेंट्स और ब्राइट माइंड्स उन देशों में जाकर वहां पढ़ना चाहते हैं। कभी ऐसी स्थिति हमारे यहां नालंदा और विक्रमशिला जैसे स्थानों में हुआ करती थी। इसलिए ये केवल संयोग नहीं है कि जब भारत शिक्षा में आगे था तब उसका आर्थिक सामर्थ्य भी नई ऊंचाई पर था। ये किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए एक बेसिक रोड मैप है। इसलिए 2047 तक विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा भारत इसके लिए अपने एजुकेशन सेक्टर को उसका कायाकल्प कर रहा है। मेरा मिशन है कि भारत दुनिया के लिए शिक्षा और ज्ञान का केंद्र बने। मेरा मिशन है भारत की पहचान फिर से दुनिया के सबसे प्रोमिनेंट नॉलेज सेंटर के रूप में उभरे। और इसके लिए भारत आज बहुत कम उम्र से ही अपने स्टूडेंट्स को इनोवेशन की स्पिरिट से जोड़ रहा है। आज एक तरफ 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों को अटल टिंकरिंग लैब में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के एक्सपोजर का लाभ मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर चंद्रयान और गगनयान जैसे मिशन स्टूडेंट्स में साइंस के प्रति रुचि बढ़ा रहे हैं। इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए भारत ने 1 दशक पहले स्टार्टअप इंडिया मिशन की शुरुआत की थी। तब देश में कुछ 100 ही स्टार्टअप थे, लेकिन आज भारत में 1,30,000 से ज्यादा स्टार्टअप है। पहले की तुलना में आज भारत से रिकॉर्ड पेटेंट फाइल हो रहे हैं, रिसर्च पेपर पब्लिश हो रहे हैं। हमारा जोर अपने यंग इनोवेटर्स को रिसर्च और इनोवेशन के लिए ज्यादा से ज्यादा मौके देने का है। इसके लिए सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए का रिसर्च फंड बनाने की घोषणा भी की है। कैसे बनेगी प्रोमिनेंट नॉलेज सेंटर वाली पहचान? आप घोटालों को दबा सकते हैं, ये भी हो सकता है कि उस पर बयान देने वालों को भी सरकार और सिस्टम का भय दिखाकर कुछ दिनों तक रोक कर वाहवाही लूटे। लेकिन जब बात युवाओं की दिन रात एक कर पढ़ाई पर आएगी, जब बात अपनी जीतोड़ मेहनत से पेरेंट्स के खून पसीने पर आएगी, तो सरकार की चूलें जनता हिला देगी, ये भी सत्य है। फिर आप इत्मीनान से बैठकर नफा नुकसान का आकलन करते रहिए, तय मानिए और किसी भी मुगालते में मत रहिए, क्योंकि जनता आपको राजनीति के सीटों के उन आंकड़ों तक पहुंचा देगी जहां से आपका सूर्योदय हुआ था। पिछले कई सालों से पेपर लीक की जिस तरह से खबरें आ रही हैं, उसकी जवाबदेही सिर्फ और सिर्फ सरकार की है। केंद्र की परीक्षाओं में केंद्र की और राज्य की परीक्षाओं में राज्य की। सिस्टम पर लानत है। हर रोज पेपर लीक की घटनाएं सामने आ रही हैं। परीक्षाएं संदिग्ध होती जा रही हैं, परिणाम भी संदिग्ध हो रहे हैं। पढ़ाई के बारे में तो एनसीईआरटी के डायरेक्टर साहब की पानगी देखिए। परीक्षा कराने की एक और एजेंसी है एनआरए, 3 साल में एक भी परीक्षा नहीं करा सकी, लेकिन इसे ऐतिहासिक से लेकर दूरगामी प्रभाव का बताया जा रहा है। अब तो कबूलनामा सामने है कि पेपर लीक हुआ है। क्या अब भी मंत्री जी कहेंगे कि कोई धांधली नहीं हुई है? जो नई जानकारी सामने आई है वो ये है कि बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू ने नीट पेपर लीक में जिस आरोपी अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया था, उसके नाम पर एनएचएआई के निरीक्षण बंगले में कमरा बुक किया गया था। इसी जगह से आरोपी को तय सेफ हाउस ले जाकर नीट का प्रश्न पत्र दिया गया और उत्तर रटवाए गए थे। आप सोचिए, अगर इन आरोपों में सच्चाई है तो देश में क्या हो रहा है और देश का भविष्य क्या होगा? तय मानिए, सरकारें अगर ईवीएम, मंत्रालय के बंटवारा और इसी तरह से गठजोड़ कर सरकार बनाने पर ही अपना ध्यान केंद्रित करती रही तो देश का सिस्टम स्वाहा हो जाएगा।
पेपर लीक रोकने के लिए केंद्र सरकार ने 4 महीने पहले कानून बनाया। केंद्र सरकार की प्रवेश परीक्षा में गड़बड़ी पर 3 से 5 साल तक सजा का प्रावधान है। एनटीए, यूपीएससी, एसएसबी, बैंकिंग परीक्षा इसके दायरे में है, फिर भी गड़बड़ी रुक नहीं रही। यूपी पुलिस की सिपाही भर्ती में हुए पेपर लीक मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। यूपी पुलिस ने परीक्षा कराने की जिम्मेदारी गुजरात की प्राइवेट कंपनी एजुटेस्ट को दी गई थी। अब उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया गया, लेकिन उसका मालिक विनीत आर्य विदेश भाग गया। एसटीएफ ने अब तक कई सम्मन भेजे, लेकिन विनीत आर्य की बस इतनी जानकारी मिली कि वो अमेरिका भाग गया है। सवाल ये है कि पुलिस भर्ती बोर्ड में अचानक डीजी का बदला जाना और गुजरात की संदिग्ध कंपनी को सिपाही भर्ती जैसी बड़ी परीक्षा का ठेका देना, पेपर लीक होना और मालिक का विदेश भाग जाना, फिर भर्ती बोर्ड के डीजी का हटाया जाना, सब कुछ संदेहजनक है। हो सकता है कि एसटीएफ कड़ियों को जोड़ भी ले। आसान नहीं रहने वाली आईपीएस अफसरों से पूछताछ पर भी सरकार कोई ना कोई एक्शन भी ले ले, लेकिन इस कंपनी को ठेका किसने दिया, इसका पता कब कैसे चलेगा, स्टूडेंट को इंतजार है। नहीं हूँ तो मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा कि नीट का एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाली संस्थान ध्यान दें कि इस बार विशाल चौरसिया जेल में भी रह के नीट कर लेगा। यदि जहाँ तक मेरी जानकारी है शायद सही होगा कि नीट का पेपर भी ब्लेसिंग में ही प्रिंट होने के लिए गया है। एजेंसी जो भी हो, विशाल का भाई जो रेलवे में अभी वर्तमान में जेई है समस्तीपुर डिवीज़न से सहरसा रेलवे में, वो भी फर्जीवाड़ी तरीके से गया है। नीट को लेकर जब विजेंद्र गुप्ता का यह वीडियो सामने आता है जिसमें वह कई सनसनीखेज जानकारी मार्च में ही दे देता है। नीट परीक्षा 5 मई को होती है। आप समझ सकते हैं, मान लीजिए कि विजेंद्र गुप्ता के बयान में कोई सच्चाई नहीं थी, लेकिन उसने जो कुछ कहा वो सच नहीं है। इसे तो आप प्रूफ करके स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को विश्वास में ले लेते हैं, और अगर नहीं ले पाए तो आप संदिग्धों की श्रेणी में कैसे नहीं आएंगे, यही बता दें। हो सकता है नीट और नेट की तरह ऐसी कई परीक्षाएं ही होंगी जिनके बारे में कुछ पता ही नहीं चल पाया, क्योंकि नीट को लेकर और नीट सहित अन्य परीक्षाओं में धांधली को लेकर ऐसे ऐसे आरोप लगाए गए जिन्हें लेकर शुरू में तो सरकार और सिस्टम ने भी इनकार किया, क्लीन चिट दे दिया, लेकिन सबूत सामने आने पर जब बात गले से नहीं उतरी या नहीं उतार पाए तो सब कुछ बक दिया। देखिए अभी क्या क्या देख सकते हैं। फिलहाल स्टूडेंट्स को तो सिर्फ उनकी मेहनत का हिसाब चाहिए। अगर कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ है तो उसे लेकर सरकार भरोसा दिलाए, या फिर कुछ भी गड़बड़ हुआ है तो उस इकबाल को वापस लाकर दिखाए जो इकबाल हर लोकसभा चुनाव में यह कहकर दिलाया जाता है कि अब की बार मोदी सरकार। जनता ने उस इकबाल में अपना पूरा दिया और तीसरी बार मोदी सरकार को ले गए। अब मोदी सरकार को उस इकबाल को वापस लाना है जो 2014 के बाद कहीं खो सा गया है। बने रहिए क्लिक इंडिया के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।